Good morning, everyone. So today I will teach you about the subsidy, whether a subsidy should be given in agriculture or not. Okay. So here basically what do you mean by subsidy? Subsidy means a grant. Okay. Grant you can say, या आप हिंदी में से कह सकते हो एक तरीके की छूट देना, जो सरकार को छूट देती है. ठीक, यानी गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट जो है वो प्रोडक्ट की प्राइस को कम करने के लिए या किसी भी वस्तु की कीमत को कम रखने के लिए सब्सिडी या फिर ग्रांट छूट देती है. ठीक, जैसे आप देखते हो ना, आपके घर में जो गैस सिलेंडर आता है, ठीक, तो उसमें गवर्नमेंट क्या देती है? आपको सब्सिडी देती है. आपके बैंक अकाउंट में कुछ अमाउंट जो है वो ट्रांसफर हो जाता है बाद में. ठीक, तो यही पे हमको देखना है, क्योंकि हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पढ़ा था. सो आज हम पूरा डिस्कस करेंगे अबाउट डिबेट ओवर सब्सिडीज टू एग्रीकल्चर इन फेवर एंड अगेंस्ट. तो उससे पहले हमने जो पढ़ा था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जब हुआ तो क्या था, जो टेक्नोलॉजी थी वो थोड़ी एक्सपेंसिव थी और सारे फार्मर्स उसको अडॉप्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो फर्टिलाइजर्स थे या फिर आपके पेस्टिसाइड्स थे वो कंपैरेटिवली ज्यादा इसकी रिक्वायरमेंट थी ना, 4 to 10 टाइम्स. हमने पढ़ा था ये बात हमने पढ़ी थी. ग्रीन रिवॉल्यूशन में रिस्क था, पेस्ट अटैक था, फिर इनकम इनइक्वालिटी की कंडीशन थी. ठीक, ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़ा. तो गवर्नमेंट ने क्या किया ग्रीन रिवॉल्यूशन में कि गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी. ठीक है, ताकि क्या हो सके, ताकि लोग जो है, जो फार्मर्स जो है, इवन जो स्मॉल फार्मर्स हैं, वो HYV जो टेक्नोलॉजी उसको अडॉप्ट कर सके और इसका बेनिफिट ले सके. ठीक है, और इस तरीके से फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, इसका बेनिफिट सबको मिलने लगा. ठीक, लेकिन यहाँ पे जो एक क्वेश्चन है वो ये है कि क्या रियलिटी में इस सब्सिडी का बेनिफिट मिल रहा था छोटे फार्मर्स को, या सिर्फ जो बिग फार्मर्स थे उनको ही बेनिफिट मिल रहा था और वही सिर्फ इसका बेनिफिट लेके और भी ज्यादा जो इनइक्वालिटी थी, इनकम इनइक्वालिटी, वो क्रिएट होती जा रही थी. ओके, तो हम इस पे ही डिस्कस करेंगे. सो पहले हम फेवर में देखते हैं, फेवर ऑफ सब्सिडी. तो पहली चीज जो है, कहा जाता है कि गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू विथ एग्रीकल्चर सब्सिडी बिकॉज स्टिल फार्मिंग इज अ रिस्की बिजनेस. ठीक है, फार्मिंग क्या है? एक रिस्की बिजनेस है. डिपेंड करता है ना, नेचर पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर कभी जो है बहुत ज्यादा बारिश हो जाए तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है आपके एग्रीकल्चर पे. ठीक है, या फिर आप देखते हो कभी बर्फ गिरने लगते हैं. ठीक, तो इससे क्या होता है, आपकी फसल को नुकसान पहुंच जाता है. या फिर अगर कभी पेस्ट अटैक हो जाए तो इस वजह से भी आपका जो फार्मर्स को काफी नुकसान हो जाता है. तो इसलिए कहा गया है कि गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी चाहिए. ठीक है, क्योंकि ये जो आपका एग्रीकल्चर है, इट इज अ रिस्की बिजनेस. ठीक, दूसरी बात क्या कही कि जो मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स हैं, सेकंड पॉइंट क्या है आपका, मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स आर स्टिल पुअर एंड दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड द रिक्वायर्ड इनपुट्स without the subsidy. So the condition of farmer is poor condition of farmers. जो फार्मर्स है वो अभी भी गरीब है.
तो अगर उनको सब्सिडी नहीं दी जाएगी तो फिर वो कैसे फार्मिंग कर पाएंगे? वो इनपुट्स जो हैं, यानी कि आपका सीड हुआ या ट्रैक्टर्स हुए, ठीक है, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, कैसे वो परचेज कर पाएंगे? इसलिए सब्सिडी दी जानी चाहिए। ठीक है, ये था सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो है, कहा गया कि अगर सब्सिडी को हटा दिया जाएगा, एलिमिनेट कर दिया जाएगा, तो यहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी हो जाएगी। इनकम इनइक्वालिटी, क्योंकि जो बिग फार्मर्स हैं या रिच फार्मर्स हैं वही खरीद पाएंगे इस टेक्नोलॉजी को, ठीक है, और वही जब खरीद पाएंगे तो ऑफकोर्स क्या होगा? इनकम इनइक्वालिटी, क्योंकि जो छोटे फार्मर्स हैं वो तो नहीं परचेज कर पाएंगे ना जो भी इनपुट्स हैं, एग्रीकल्चर इनपुट्स। क्लियर है? ये तीन बातें जो थी वो थी इन फेवर ऑफ सब्सिडी। पहला क्या था आपका? दैट गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू विद एग्रीकल्चर सब्सिडी बिकॉज एग्रीकल्चर फार्मिंग इज अ रिस्की बिजनेस। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है आपका? कि मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स जो हैं दे आर स्टिल पुअर, मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स आर वेरी पुअर एंड दे विल नॉट बी एबल टू परचेज और अफोर्ड द इनपुट्स, एग्रीकल्चर इनपुट्स विदाउट द सब्सिडी। क्योंकि सब्सिडीज मिलने से क्या हो जाता है, थोड़ी जो कीमत है, कॉस्ट है, वो कम हो जाती है प्रोडक्ट की। सरकार अपनी तरफ से छूट देती, ग्रांट देती है। ठीक। थर्ड पॉइंट क्या है कि अगर हम एलिमिनेट कर देते हैं, सब्सिडी को एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं, तो इससे क्या होगा? इनकम इनइक्वालिटी की कंडीशन अराइज होने लगेगी बिटवीन रिच एंड पुअर फार्मर्स। एंड जो 5 ईयर हमारा गोल का ऑब्जेक्टिव जो था, हमने पढ़ा था, उसमें एक था ना इक्विटी, यानी इक्विटी मतलब सब जो अमीर और गरीब के बीच का जो गैप है उसको कम करना, तो वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, इस बेसिस पे, फेवर के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इंडिया में जो है वो सब्सिडी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स आर स्मॉल एंड पुअर। सो इन ऑर्डर टू मेक देम यूज द मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट शुड गिव देम और प्रोवाइड देम सब्सिडी। आपको बस ध्यान में क्या रखना है कि सिर्फ ये जो सब्सिडी का बेनिफिट जो है, या फर्टिलाइजर, ये जो भी इनपुट्स का बेनिफिट जो है वो किसको मिले? फार्मर्स को मिले, ना कि इस सब्सिडी का बेनिफिट फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज या बिग फार्मर्स उठाए। ठीक, क्योंकि हम ये सब्सिडी छूट क्यों दे रहे हैं? पुअर फार्मर्स के लिए दे रहे हैं, है ना। अब हम पढ़ेंगे द इकोनॉमिस्ट, द थॉट ऑफ द इकोनॉमिस्ट हु आर अगेंस्ट द सब्सिडी। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, जो इकोनॉमिस्ट हैं अगेंस्ट सब्सिडी, वो कहते हैं कि गवर्नमेंट जो ग्रांट देती है, गवर्नमेंट ने जो ग्रांट दिया था, बेसिकली सब्सिडी तब दिया था जब HIV टेक्नोलॉजी आई थी, और फार्मर्स जो है वो तब झिझकते थे, हेजिडेंट थे और डरते थे कि हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा, क्योंकि एक्सपेंसिव थी कंपैरेटिवली, तो हमें नुकसान हो जाएगा। तो बेसिकली सब्सिडी दिया गया वाइड एक्सेप्टेंस के लिए, ताकि छूट इसलिए दी गई थी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको, इस HIV जो टेक्नोलॉजी है, इसको एक्सेप्ट करें, यूज करें। ठीक है ना। तो जब एक बार ये पर्पस अकम्प्लिश हो गया, अचीव हो गया, सब लोग इसके बारे में जान गए, एक बार इसको इस्तेमाल कर लिया, तो फिर अब सब्सिडी देने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो ये अगेंस्ट का पॉइंट हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात जो है वो कहा गया कि जो हमारा टारगेट ग्रुप था, टारगेट ग्रुप कौन था हमारा? पुअर फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स। ठीक। तो जो टारगेट ग्रुप के लिए ही तो हमने सब्सिडी दी थी, पुअर फार्मर्स के कंडीशन को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये टारगेट ग्रुप को ये फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। जो इकोनॉमिस्ट इस सब्सिडी के अगेंस्ट में वो कहते हैं, उनको, फार्मर्स को ये बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, बल्कि ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्री और जो बड़े फार्मर्स है, बिग फार्मर्स है, वो इसका फायदा उठा रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए सब्सिडी को क्या कर देना चाहिए? बंद कर देना चाहिए।
ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्रिटिकल अप्रेजल पढ़ लिया था, है ना। तो अब हम आज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। So basically in industrial development we have studied previously in the first chapter that Britishers wanted India to be a feeder economy, so they haven't put any effort in the development of industrial sector. ठीक है, but soon after independence the emphasis was government put emphasis on the development of industrial sector. ठीक है, so that industries can provide employment opportunity, because employment in agriculture was not that much stable, as we have studied earlier that agriculture is a risky business, है ना। agriculture क्या है, बहुत रिस्की है। तो लोगों को ज्यादा स्टेबिलिटी मिले, उनके जॉब में स्टेबिलिटी मिले, इसलिए बहुत जरूरी था कि इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट किया जाए। ठीक, क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो ओवरऑल आपको क्या देती, मॉडर्नाइजेशन और प्रॉस्पेरिटी, है ना, ताकि हम सेल्फ रिलायंट हो। ये कैसे हो पाता है, इंडस्ट्री से ही हो पाएगा। ठीक, सो इसलिए 5 ईयर जो आपका 5 ईयर प्लान था वो ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट फ्यू 5 ईयर प्लान ने ज्यादा किस पे एम्फेसाइज किया है, इंडस्ट्री पे एम्फेसाइज किया। लेकिन कुछ दिक्कतें थी। दिक्कत ये थी कि इंडिपेंडेंस के बाद जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स थे यानी प्राइवेट सेक्टर इतना आप कह सकते हो इतना एबल्ड नहीं था, लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अकेले इंडस्ट्री सेटअप कर पाए या नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाए। इसलिए बहुत जरूरी था कि गवर्नमेंट का भी कुछ योगदान यहाँ पे हो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए। तो जो आपका आफ्टर इंडिपेंडेंस 2 ही इंडस्ट्रीज ऐसी थी, एक तो आपकी कॉटन, दूसरी जूट इंडस्ट्रीज, जो सबसे ज्यादा कॉटन और जूट इंडस्ट्रीज ही सबसे ज्यादा डेवलप थी आफ्टर इंडिपेंडेंस। और 2 ही सबसे ज्यादा वेल मैनेज्ड इंडस्ट्रीज थी, आयरन और स्टील की, जो एक जमशेदपुर में थी, आप जानते हो जमशेदपुर में सबसे पुरानी है आपकी आयरन स्टील की इंडस्ट्री, और दूसरी थी कोलकाता में। ठीक है, तो इसके लिए बहुत जरूरी था कि फंड्स का मैनेजमेंट किया जाए, तभी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो पाएगा। ठीक, सो हियर वी विल स्टडी व्हाट वाज द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो था वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं था। प्राइवेट सेक्टर यानी जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स थे उनके पास इतने पैसे नहीं थे, जैसे हम आप इतने पैसे नहीं थे कि हम इंडस्ट्रीज को सक्सेसफुली रन कर सके। इसलिए पब्लिक सेक्टर का जो सपोर्ट बहुत जरूरी था। सो रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। आप पब्लिक सेक्टर का मतलब समझ रहे हो ना, पब्लिक सेक्टर का मतलब है गवर्नमेंट से। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर की जरूरत पहले बेसिकली पड़ी क्यों, तो मैंने बताया आपको शॉर्टेज ऑफ कैपिटल की वजह से। शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, किसके पास शॉर्टेज थी, प्राइवेट सेक्टर के पास, प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, सो इंडिविजुअल्स after independence they were not having that much capital to run the industries, so it was required, government contribution was required. ठीक है, so private entrepreneurs did not have that much capital to undertake or to invest in industrial venture. Okay, only जो अभी हमने बताया जमशेदपुर में वो टाटा का है, टाटा का वेंचर था। तो टाटा और बिरलास जो थे तभी वही ऐसे पर्सन्स थे जो आफ्टर इंडिपेंडेंस केपेबल थे, ठीक है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को रन करने के लिए। अब अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो कोई इंसेंटिव नहीं लेना चाह रहा था, लैक ऑफ इंसेंटिव
फॉर प्राइवेट सेक्टर। देखिए, इंडिपेंडेंस के बाद जो है यानी 1950 से 1990 के बीच में जो मार्केट था वो इतना ज्यादा पोटेंशियल नहीं था, इतना ज्यादा उसमें स्टेमिना नहीं था। ठीक है, लोगों के पास बेसिकली इतने ज्यादा पैसे नहीं थे। ठीक है, तो इसलिए जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स थे उनको उतना रिवॉर्ड या फायदा नजर नहीं आ रहा था कि वो मेजर जो प्रोजेक्ट्स हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को सेटअप करें, क्योंकि आखिर कोई भी इतना पैसा लगाता है तो उसको रिटर्न में प्रॉफिट चाहिए होता है। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर जो था उसको उतना बेनिफिट नजर नहीं आ रहा था इसमें, क्योंकि इंडियन मार्केट में उतना पोटेंशियल नहीं था, इतना मार्केट बड़ा नहीं था। ठीक, और जो प्रोडक्ट्स थे उनकी डिमांड भी बहुत ज्यादा नहीं थी, बिकॉज पीपल वेर नॉट दैट मच केपेबल टू परचेज दोज प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब इसके बाद जो एक थर्ड पॉइंट जो है कि पब्लिक सेक्टर को आना पड़ा इसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, कि सोशल वेलफेयर का एक पॉइंट है। ठीक है, आप जानते हो कि हमने पढ़ा गोल्स ऑफ 5 ईयर में, तो उसमें इक्विटी है। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्विटी एंड सोशल वेलफेयर, दिस वाज द गोल ऑफ द गवर्नमेंट ना। सो इट कुड बी अचीव्ड ओनली थ्रू डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर गवर्नमेंट का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होता तो फिर हम इस गोल को अचीव नहीं कर पाते। सो थर्ड पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर। ठीक है, अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री पढ़ लेते हैं। So industry was classified into 3 schedule. ये हम किस कैटेगरी के अंदर पढ़ रहे हैं? अंडर 1956 क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एज पर 1956। ये 3 शेड्यूल में डिवाइडेड थी, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी। ठीक है, अगर हम शेड्यूल ए की बात करते हैं तो ऐसी ये इंडस्ट्रीज इसमें आती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ जिसमें गवर्नमेंट की ही ओनरशिप थी। ठीक है, शेड्यूल ए में ऐसी इंडस्ट्रीज आती हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की ही ओनरशिप थी। ऐसी 17 इंडस्ट्रीज थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की ओनरशिप थी। ठीक है, ऐसी 17 इंडस्ट्रीज कौन कौन सी थी? जैसे आर्म्स एंड इम्यूनिटीज थी, एटॉमिक एनर्जी थी जो आज भी है। ठीक है, हैवी एंड कोर इंडस्ट्रीज, एयरक्राफ्ट, रेलवे, शिपिंग, ऐसे करके 17 इंडस्ट्रीज थी जो कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की ही ओनरशिप में आती थी 1956। बाद में ये चेंज होके लेटर ऑन ये 3 सिर्फ इंडस्ट्रीज रह गई शेड्यूल ए में, वो हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम 1956 के जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन था 1956 उसके अंदर पढ़ रहे हैं। तो शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्रीज थी। दूसरी बात करें अगर हम शेड्यूल बी की, शेड्यूल बी की, ठीक है, तो शेड्यूल बी में आपकी 12 इंडस्ट्रीज आती थी। ठीक, और ये भी क्या थी? स्टेट ओन्ड थी, यानी गवर्नमेंट ओन्ड थी। ऐसी इंडस्ट्रीज थी जैसे आप कह सकते हो एल्यूमिनियम की थी, या माइनिंग इंडस्ट्रीज, मशीन्स आते थे, मशीन्स, टूल्स, फर्टिलाइजर्स। ठीक है, ये सारी इंडस्ट्रीज आती थी इसमें। जो अगर हम शेड्यूल सी की बात करें, हम यहाँ पे आपके 12 इंडस्ट्रीज थी। ये जो आपकी 12 इंडस्ट्रीज थी, इसको सेटअप कौन करता था? गवर्नमेंट सेटअप करती थी, सेटअप बाय गवर्नमेंट। ठीक है, इसको गवर्नमेंट सेटअप करती थी। लेटर ऑन फिर इसका मैनेजमेंट जो है किसको दे दिया जाता था? प्राइवेट सेक्टर को। शेड्यूल सी।
अब जो आपका शेड्यूल सी था, इसमें जो भी इंडस्ट्रीज आती थी वो आपकी प्राइवेट सेक्टर ओन्ड थी, यानी इसको कौन मैनेज करता था? प्राइवेट सेक्टर मैनेज करते थे। लेटर ऑन फिर इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग आई, यानी कि परमिशन आपको लेना पड़ता था गवर्नमेंट से इन ऑर्डर टू सेट अप एनी इंडस्ट्रियल यूनिट इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर द गुड्स। ठीक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951, इसके ही अंडर इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग होती थी। ठीक है, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट क्यों होती थी? 3 चीजों के लिए। पहली चीज, अगर आपको कोई भी न्यू इंडस्ट्री अगर सेटअप करनी हो तो आपको लाइसेंस चाहिए। अगर उसका एक्सपेंशन करना हो तो लाइसेंस चाहिए। अगर उसका डाइवर्सिफिकेशन, यानी पहले आप कुछ और प्रोड्यूस कर रहे थे, अब आप कुछ और प्रोड्यूस करना चाहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन, तो भी आपको क्या करना होगा? लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ट्रेड पॉलिसी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के बारे में, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बहुत शॉर्ट में दिया है आपके सिलेबस में, वो पढ़ेंगे। ठीक है।